नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर जोन चेन्नई ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, साथ ही कार्यालय आदेश के महत्वपूर्ण बिंदु बाय राजसर। तो आज की वीडियो जो है इसमें हम लोग देखेंगे साउदर्न रेलवे स्टेशन मास्टर लेवल 6 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑफिस ऑर्डर जो कि 22 तारीख के डेट का है और जिसमें कि 19 महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा बाय दी राज सर। आप लोगों से एक अपील है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत ही संक्षेप में छोटी से छोटी बारीक जानकारी को आप लोगों के साथ साझा किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि साउदर्न रेलवे स्टेशन मास्टर में टोटल 165 सीट थे स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए, और जिसमें कि आज जो रोजगार मेला हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें भारतीय रेलवे से 134 स्टेशन मास्टर्स को नियुक्ति पत्र जो है वो लाइव दिया गया है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो 31 सीट हैं वो अभी भी वैकेंट है, यानी इस सीट को अभी भी भरा जाना बाकी है। तो अगर हम बात करें जो साउदर्न रेलवे है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स की संख्या हम देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में होता है, और इसके अंतर्गत जो 6 डिवीज़न है वो आप देख सकते हैं: चेन्नई, त्रिची, मदुरई, पलक्कड़, सलेम एंड तिरुवनंतपुरम। तो ये टोटल 6 जो हैं आपको यहाँ पर डिविजन्स यहाँ पर दिख पा रहे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। स्टेशन मास्टर 2019 की वैकेंसी 2022 में फाइनली आरंभ हो चुका है। आरआरबी चेन्नई के थ्रू बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर का अब जो शुरुआत एक बाकी है वो है ट्रेनिंग के आरंभ होने का। तो रोजगार मेला आज संपन्न हुआ, जैसा कि आप लोगों को मैंने एक वीडियो के थ्रू इसके लिंक के बारे में भी बताया था और आप में से कई लोगों ने इसे देखा भी। तो ये है, जो आपको मैं बात करूं तो ये है आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो दिया गया है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट्स की बात करें तो ये 31 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन हम इस 31 पॉइंट से भी जो ज़रूरी है डिटेल में हम देखेंगे, और वो है हमारा ऑफिस ऑर्डर। जी हाँ, जो आप लोगों को ऑफिस ऑर्डर यहाँ पर मिला है, और ये ऑफिस ऑर्डर के अंतर्गत जो टोटल 19 पॉइंट्स जो बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट 19 पॉइंट, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे एक एक पॉइंट को। अगली वीडियो जो है जिसमें हम आपको 31 पॉइंट उसके बारे में भी बताएंगे। कई सारे पॉइंट्स इन दोनों में मैच करते हैं, और जो बारीक पॉइंट है उसको भी कवर अप किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर आप लोग देखेंगे। तो ये है जो 134 बच्चों का आरआरबी चेन्नई का, यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है तो वो है, सबसे पहले आप लोगों के लिए ये देख सकते हैं कि दे मस्ट अटेंड द इनिशियल ट्रेनिंग कोर्स एज एंड व्हेन डायरेक्टर। यानी कि अभी जो ट्रेनिंग कब आप लोगों का प्रारंभ होगा इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। एज पर द रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी वो आपको कॉल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सेकेंड सेंटेंस है, दिस दे शुड बी अलाउड to take independent duty only after the successful completion। यानी कि यहाँ पे कहा ये गया है कि जो ये ट्रेनिंग कोर्स होगा आप लोगों का, और इसको जो सक्सेसफुली पास कर पाएंगे जितने भी कैंडिडेट, उन्हीं को इंडिपेंडेंट ड्यूटी का मतलब हो गया कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएंगे एज ए स्टेशन मास्टर, और वो इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। और जो यहाँ पे दिया गया है, द डेट ऑफ ट्रेनिंग एट MDZTI TPJ विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। तो यानी कि ये भी बताया गया है कि जो ट्रेनिंग का आरंभ होगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो आप लोगों को बहुत ही जल्द बताया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से प्रारंभ होती है, द कैंडिडेट शैल ज्वाइन द ट्रेनिंग इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, देयर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। और यहाँ पर जो है टोटल 19 कंडीशंस की बात की जा रही है। इस 19 कंडीशंस को हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, इस वीडियो तक देखेंगे। तो जो ये ट्रेनिंग है आप लोगों की, खास करके जो मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी चेन्नई डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, चेन्नई बोर्ड की, इसके अंतर्गत जो 6 डिविजन्स होते हैं उसमें, तो जो ये है मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिचुरपल्ली
साउदर्न रेलवे। तो यहीं पर आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी, जिसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें मैंने यहाँ हाईलाइट्स करके की पॉइंट्स लिख दिए हैं जो इस पॉइंट्स के अंतर्गत लिखे गए हैं। तो जो सबसे पहला है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में यहाँ बताया गया है कि देयर अपॉइंटमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट the reports at MDZTITPJ for the initial training। यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन वो लोग ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करेंगे उस दिन से डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो मानी जाएगी। सेकेंड नंबर पे स्टाइपेंड की बात की जा रही है। तो वो बोला जा रहा है दे आर एलिजिबल फॉर द स्टाइपेंड विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट on which they join the initial training course and this। यानी कि ट्रेनिंग आरंभ करने के साथ ही जो है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हो जाएगा और जो आपको स्टाइपेंड के भत्ते मिलते हैं वो भी आप लोगों को मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी आप लोगों की जो सैलरी है वो बेसिकली पार्सली आनी आरंभ हो जाएगी ट्रेनिंग के दौरान से ही। तो यहाँ पे जो चेन्नई डिविजन्स है उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। और ये चीज़ें आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 की ओर। तो पॉइंट नंबर 2 में बेसिकली आपको यूनिफॉर्म के बारे में बताया गया है, जो एग्ज़ाम है ट्रेनिंग के उसके बारे में। अगर कोई व्यक्ति या कैंडिडेट पहली बार में एग्ज़ाम को पास नहीं करता है तो उसको जो रूल्स हैं इंडियन रेलवेज़ के उसके अकॉर्डिंग सेकेंड चांस भी दिया जाता है। अगर इसमें भी कोई फेल हो जाता है तो उनको 14 दिनों का नोटिस देकर के टर्मिनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को हम लोग एक बार दोबारा देखते हैं। दे शुड ज्वाइन द कोर्स इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो आप लोगों को मेल के थ्रू भी बताया गया है, जो वो 31 ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट्स का लेटर आया है जिसमें 31 पॉइंट्स है, उसमें आप लोगों को बताया भी गया है कि किस कलर के आपको कपड़े जो हैं वो लेकर के आने हैं ट्रेनिंग के दौरान, और साथ ही आप लोगों का जो फिजिकल ट्रेनिंग होगी उसमें भी किस तरह के कपड़े पहनने हैं, उसके ड्रेस कोड एंड कलर के बारे में भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको अपने खर्च पर लेकर के आने हैं, सिलवा के ले जाने होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ दे नॉट कंप्लीट द ट्रेनिंग कोर्स सक्सेसफुली दे आर एलिजिबल फॉर ए सेकेंड चांस एज पर द एक्सटेंट रूल। यानी जो चीज़ें मैंने आरंभ में कहा आपको कि अगर कोई छात्र ट्रेनिंग सक्सेसफुली पास नहीं कर पाता है पहली बार, तो वो जो अभी वर्तमान में रूल है इंडियन रेलवेज़ के उसके अंतर्गत उनको दोबारा चांस की योग्यता वो रखते हैं। इफ़ दे फेल टू क्वालिफाई इन द रिपीट कोर्स ऑल्सो, यानी कि अगर वो उसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं देन देयर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड गिविंग 14 days notice and they will be absorbed only on successful completion of initial training course। यानी कि initial training course जो है वो बहुत ही important है आप सभी लोगों के लिए। पहली बार में नहीं कर पाए तो आपको दूसरा मौका भी मिलता है, लेकिन तीसरा मौका नहीं मिलेगा। 14 दिन की प्रायर नोटिस देने के बाद आपका जो कैंडिडेचर है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ही सीरियस लेना होगा ट्रेनिंग को, कि ट्रेनिंग कैसी होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे बाद में ही आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर फिर आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग कोर्स। तो जो ये ट्रेनिंग कोर्स है इसका महत्व क्या है, तो दे विल बी एब्जॉर्ब्ड एज स्टेशन मास्टर ओनली ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑन इनिशियल ट्रेनिंग कोर्स। यानी कि जो शुरुआती यानी आरंभिक प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम या पाठ्यक्रम है उसको सक्सेसफुली पास करने के बाद ही वो स्टेशन मास्टर के रूप में इंडिपेंडेंटली, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया था, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम होंगे या एब्जॉर्ब करेंगे इंडियन रेलवे में। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जो है ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, और नॉर्मली ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उन सभी में होता है कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है वह 2 साल का होता है। आरंभिक प्रोबेशन पीरियड 2 साल। उसी चीज़ को यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। They will be on the probation of 2 years and their confirmation will be subject to satisfactory performance during the period of probation। यानी कि आप लोगों का जो 2 साल का ये प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपके जो कार्य होंगे उनका मूल्यांकन किया जाएगा, और जो भी उसके मानक होते हैं उसके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा, और उसके बाद ही आपको कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू किया जाएगा।
और इसमें जो बेसिकली मूल्यांकन किया जाता है वो होता है आपका जो आचरण नियम है, वो कैसा आपका आचरण रहता है, साथ ही आप किस प्रकार नियमों का पालन करते हैं जो इंडियन रेलवे के हैं, और उसके अलावा आपका जो व्यवहार है अपने साथी कर्मचारियों के साथ, इन सब चीज़ों का एक ओवरऑल मूल्यांकन कराया जाता है। और उसमें अगर आप एवरेज भी पाए जाते हैं तो भी आपको कंटिन्यू किया जाएगा, बट अगर आप में किसी तरह की गलती कर दी हो या सपोज मान लीजिए आपने सेफ्टी बाईपास से रिलेटेड कोई भी चीज़ें कर दी हो तो आपका टर्मिनेशन कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5 जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बताता है स्टेशन मास्टर के लिए। लेट रीड, दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट मनी, goods, stores and other property they may be entrusted within the discharge of the official duty। यानी कि सपोज मान लीजिए आपने 8 घंटे की शिफ्ट सपोज मॉर्निंग ड्यूटी के लिए आपने आरंभ की, और ड्यूटी की समाप्ति के समय जो आपके इवनिंग रिलीवर आएंगे तो आपको जितने भी स्टेशन परिसर के अंतर्गत मान के चलिए जितने भी एसेट्स होते हैं, या फिर जो सपोज मान लीजिए किसी तरह की रेवेन्यू की रिलेटेड चीज़ें होती हैं या और भी कोई भी चीज़ होते हैं, तो वो आपको एज इट इज़ जिस कंडीशन में आपने पाया था यानी वेल कंडीशन में, वही चीज़ आपको अपने रिलीवर को भी देना होगा उसी रूप में। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए आपको जो ऑन ड्यूटी स्टाफ होते हैं, ऑन ड्यूटी स्टाफ, वो उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और किसी भी स्टेशन की बात की जाए तो उसके जो कोई मालिक होते हैं तो वो स्टेशन मास्टर ही होते हैं। तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी आता है, तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको बताई गई है। नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 की ओर। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है लॉकिंग पीरियड, और 5 ईयर्स का। यहाँ बताया गया है नो चेंज ऑफ कैटेगरी और ट्रांसफर विल बी परमिटेड फॉर ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स अनलेस दे आर नॉट मेडिकली सूटेबल फॉर द कैटेगरी। यानी कि आप जिस भी कैटेगरी के लिए हैं, सपोज मान लीजिए आप A2 कैटेगरी के लिए हैं और किसी कारणवश आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं और आप इसके बिलो की कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो उस केस में तो आपका जो कैटेगरी है और आपको जो है ट्रांसफ़र कहीं पर भी किया जा सकता है। अदरवाइज आप किसी भी कीमत पे ट्रांसफ़र पहले 5 साल के अंदर नहीं ले सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल। इसीलिए इसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है लॉकिंग पीरियड, और इसको हम आगे भी डिफाइन करेंगे कि पॉइंट नंबर 6 कैसे एलोबरेट होता है ट्रांसफ़र को लेकर के। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में, और यहाँ पर लीव रूल्स के बारे में बात की गई है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि दे विल बी गवर्न बाय द लीव रूल्स एज एडमिसिबल एज करेक्टेड टाइम टू टाइम इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर्स नंबर PPE। और यहाँ पर रेलवे बोर्ड के लेटर के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली इंडियन रेलवे का जो भी नियम होगा अवकाश को लेकर के, वही आपको मिलेंगे, और उसमें जब भी समय समय पर कुछ भी करेक्शन किए जाते हैं तो वही आप पे एप्लीकेबल भी होंगे। तो नॉर्मली अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया के रूप में बताऊं तो किसी भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो नॉर्मल जो लीव मिलती हैं तो वो EL होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो सामान्यतः नॉर्मल EL 15+15, यानी पहले 6 महीने के लिए 15 EL और अगले 6 महीने के लिए 15 EL, यानी कुल मिलाकर के 30 EL छुट्टियां मिलती हैं। CL की जो संख्या होती है वो 10 से 12 होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी जो है वो 2 से 4 के करीब होते हैं। और नेशनल हॉलीडे जो है वो आप सभी को मालूम है, टोटल 3 नेशनल हॉलीडे होते हैं। और उसके अलावा SL जो यहाँ पे बताया गया है दैट इज़ नॉन एज सिक लीव, यानी कि आप इसको मेडिकल लीव के रूप में भी जान सकते हैं। लेकिन यहाँ ये आप मान के चले कि जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं या गजेटेड हॉलीडे होते हैं उस दिन तो सारा भारत बंद होता है, लेकिन चूंकि इंडियन रेलवे जो है वो इसेंशियल सर्विसेज का पार्ट है, क्या है वो इसेंशियल सर्विसेज यानी कि आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पर छुट्टी नहीं होती है, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीड हो, मेट्रो हो, पुलिस हो, हॉस्पिटल्स हो, इन सब में छुट्टियाँ नहीं मिलती है सभी लोगों को, ये बंद नहीं होता है। तो वहाँ पर एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ, यानी कि अगर आपका स्टाफ जो है एज पर रोस्टर ड्यूटी अगर वो सरप्लस होगा
तभी आप छुट्टी के लिए एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज आपकी छुट्टी को निरस्त किया जा सकता है। तो ये था जो बेसिकली लीव को रिगार्डिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप सभी लोगों को ज़रूरत भी होगी। नेक्स्ट हम आते हैं, पॉइंट नंबर 8 बताया गया है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, और इसमें बात किया गया है इंटर रेलवे। इंटर रेलवे का मतलब ये हो गया कि जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल आपके पास जितने भी रेलवे बोर्ड्स हैं, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो साउदर्न रेलवे की बात कर रहे हैं, जिसका कि मुख्यालय जो है वो चेन्नई में अंतर आता है और उसके अंतर्गत 6 डिवीज़न है। तो इंटर डिवीज़न का तो ट्रांसफ़र आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो इंटर रेलवे है वो करना आप लोगों के लिए अगले 5 सालों के लिए पॉसिबल किसी भी केस में नहीं है। तो यही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे, नो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड टिल कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ ज्वाइनिंग रेलवेज एज पर द रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें यह भी बताया गया है एक चीज़ ऐड करके कि समय समय पर इसमें बदलाव होते भी रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। तो जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि कई सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं आप लोगों के, और वहाँ पे आप लोग जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र और इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि आपस में एक हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो कर ले। तो बेसिकली अभी इसको इंडियन रेलवे ने क्लियरली मना किया गया है कि नो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के केस में क्या हो सकता है ये देखना होगा, और इसके बारे में मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही इस वीडियो के बताऊंगा कि क्या प्रेजेंट में इंडियन रेलवे का नियम है, इसको भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो ये था आपका ट्रांसफ़र से लेकर के, और ये मानता हूँ कि ये वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए भी। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 9 की ओर। तो इसमें बताया गया है पेंशन स्कीम। तो बेसिकली पेंशन स्कीम जो है 2004 से पूर्व उसको हम कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, और उसके बाद जो है अभी रिसेंटली 2012 के आसपास जो गवर्नमेंट लेकर के आई है उसको कहते हैं एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। तो 2004 के पहले जो पेंशन मिलती थी, तो यहाँ यही बताया गया है इतने बड़े पैराग्राफ में कि दे विल बी गवर्न बाय द न्यूली इंट्रोड्यूस restricted redefined contribution pension system applicable to all new trains of central government services including railway services with effect from this। यानी कि 1/1/2004 के पूर्व जो है, यानी 31/12/2003 तक जो है ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी। अब जो है उसके बाद पेंशन को ख़त्म कर दिया गया है, और उसमें हर एक संस्थान अपने हिसाब से चीज़ों को कर रही है, और 2000 अभी रिसेंटली एनपीएस को लाया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड दिस इज यहाँ पे सारी चीज़ें दी है। द एग्जिस्टिंग रेलवे सर्विसेज पेंशन रूल 1993 इंक्लूडिंग कम्यूटेशन ऑफ pension rules and extraordinary pension rules and state railway provident fund rules as contained in Indian Railway Establishment Code Volume 1 shall not be applicable to the above newly recruited candidates। यानी कि जो भी नए कैंडिडेट होते हैं उनको उसके बाद वाले भी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो ये आप लोगों को जब ट्रेनिंग प्रारंभ होगी तो उस समय एक ओरिएंटेशन का प्रोग्राम होता है जिसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें कि आपको पहले वीक में हर एक डिपार्टमेंट के, चाहे वो एचआर के हों, अकाउंट्स के हों, प्रोजेक्ट के हों, और इन सब चीज़ें से सारी चीज़ें जो हों उसके लिए आपको आकर के ट्रेनिंग दी जाएगी, ओरिएंटेशन दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, सब चीज़ें। तो वहाँ पर वो सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। बट ये तय है कि पुरानी पेंशन स्कीम खत्म हो गई तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं सैलरी। इसको देख करके, ये टॉपिक को देखते ही आप सभी के चेहरे पे एक स्माइल डेफिनेटली आ गई होगी, क्योंकि बेसिकली जो है सोशल प्रेस्टीज के साथ जो है एक अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी मिले, वो भी है। तो यहाँ पॉइंट नंबर 10 में बोला गया है द सैलरी विल बी ड्रॉन ओनली थ्रू द बैंक अकाउंट। यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है और किसी भी तरह का गलत चीज़ें ना हो किसी भी कर्मचारी के साथ, तो उसको मेंटेन करने के लिए डायरेक्ट जो है वो आपकी सैलरी को आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसी चीज़ को और आगे जा कर के पॉइंट देखेंगे तो वहाँ बोला गया है कि आप लोगों का एक सैलरी अकाउंट जो है वो किसी भी नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए, राइट।
तो इसको ये आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर पैन, आधार, इस सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि जो सर्विस जुरिडिक्शन एरिया है वो आपका क्या होगा, यानी आपका जो कार्य क्षेत्र है साउदर्न रेलवे के अंतर्गत, या आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे जिस भी आरआरबी में, तो वहाँ क्या होगा। तो यहाँ बोला गया है दे शुड बी प्रिपेयर टू सर्व एनीवेयर ऑन द साउदर्न रेलवे। तो अगर आप साउदर्न रेलवे के अलावा किसी और भी रेलवे से अपने आप को जुड़ा पाते हैं, तो उनके लिए वही हो जाएगा कि जो भी उस रेलवे का ज्यूरिडिक्शन एरिया है उसी के अंतर्गत होगा। जैसे कि हम बात करें साउदर्न रेलवे में टोटल जो 6 हैं, आपको यहाँ पे डिवीज़न दिख रहे हैं, उसको इस पूरे एरिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। नेक्स्ट होता है कि यहाँ पे बोला गया है कि आचरण नियम या कंडक्ट नियम क्या होते हैं। आचरण नियम यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए किसी भी जो एम्प्लॉई होते हैं उसका व्यवहार या उसका आचरण किस प्रकार होना चाहिए, उसके लिए इंडियन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 1966 ये एक्ट जो है उसके तहत ये नियम प्रस्तावित है, आधारित है, उसी के थ्रू आप सभी लोग जो हैं वो गवर्नड होंगे। जैसे सपोज मान के चलिए भारत है, तो भारत में कोई भी कानून बनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान से वो गवर्नड होता है। उसी तरह से अगर कोई कर्मचारी है और उसे रेलवे में काम करना है तो रेलवे सर्विस का जो कंडक्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ सर्विस। तो ये जहाँ पर है, इसको आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी होगी, बट इसमें मायूसी की कोई बात नहीं है। ये आजकल गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई कि हर जगह पे वो चीज़ों को वो टेम्प्रोरी लिख दे रहे हैं, बट वो हटा पाना बहुत ही मुश्किल काम है अनटिल अनलेस आप अपनी एंड से कोई गलती ना करें। और रेलवे इतना बड़ा सेक्टर है जहाँ पर कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी चीज़ों को तुरंत से हटा दिया जाए। तो देखते हैं नेचर ऑफ सर्विस क्या है, वो है टेम्पोरेरी। पॉइंट नंबर 13 बता रहा है कि इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट देयर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट इज टेम्पोररी एंड दैट देयर सर्विस में बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट नोटिस। यानी कि किसी भी समय बिना नोटिस के इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 311, जिसको मैंने यहाँ पर ब्रीफली बताया भी है, अनुच्छेद 311 नागरिक क्षमताओं में भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को पद से हटाने या पद घटाने के बारे में वर्णन करता है। यह सिविल सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें उनके खिलाफ दायर आरोपों का जवाब देने का मौका देता है। यानी कि अनुच्छेद 311 जो है ये सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है कि कोई भी जो संस्थान है वो अपने कर्मचारी को डायरेक्ट हटा नहीं सकती बिना किसी वाजिब वजह के। जैसे सपोज मान के चलिए किसी को मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी यानी अयोग्यता के शिकार हो जाए, या किसी भी तरह का डिसमिसल कर दिया हो, रिमूवल कर दिया गया हो, क्योंकि वो डिसिप्लिनरी एक्शंस के अंतर्गत जो है वो अयोग्य साबित हुए हों। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना होता है, अदरवाइज वो आप लोगों को नहीं हटाएंगे अगर आप अपने एंड से गलती ना करें। एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, दे शुड नॉट रिजाइन और क्विट द एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस इन विच दे आर एम्प्लॉयड। यानी कि आप अपने मन से इस नौकरी को छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, आपको उसके पहले इन्हें अपना कंसेंट देना पड़ेगा, वो भी रिटर्न में, क्योंकि चूंकि ये सभी इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट एस्मा कानून के अंतर्गत होता है। तो अगर सभी लोग मास लेवल पे करें तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए प्रायर अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है होता है, यानी कि आपको एनओसी लेना पड़ेगा, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा बेसिकली। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ हमने पॉइंट नंबर 14, 15 और 16 को बताया है, जिसमें कि इंडियन रेलवे कोड है, सर्विस कंटिन्यूएशन के बारे में है और ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में है। तो 14 नंबर पॉइंट बोल रहा है, इन ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर देयर इन और इन द रिक्रूटमेंट रूल्स दे विल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ इंडियन रेलवे कोड एंड अदर अमेंडमेंट्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी इंडियन रेलवे के रूल्स के या रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं अभी आपको बताया गया था, और उसके अलावा टाइम टू टाइम इंडियन रेलवे के कोड है उसके थ्रू, और साथ ही अगर कुछ संशोधन होते हैं रेलवे के नियमों में उसके थ्रू भी आप सभी लोगों को गवर्न होना पड़ेगा।
पॉइंट नंबर 15 बोला गया है कि किसी भी कर्मचारी का सर्विस कंटिन्यूएशन जो है वो सब्जेक्ट टू, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कर्मचारी जो उसको ड्यूटी या कर्तव्य दिया गया है उसके लिए वो पूरी तरह से सफल अपने आप को होता है या नहीं उस पोस्ट के लिए। दूसरा, फुलफिलिंग द अदर जनरल कंडीशन ऑफ फॉर सर्विस एज मे बी लेड डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि सपोज भारतीय रेलवे ने समय समय पर कुछ कंडीशंस को चेंज किया है, उसको वो फुलफिल करता है या आप उसको डिनाई करते हैं। यानी जो मैंने आप लोगों को पर्सनालिटी की क्लास में एक चीज़ बताई थी और वो था एडेप्टिबिलिटी, यानी कि अगर कुछ नियम परिवर्तन होते हैं तो आप अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं, यानी वो चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर सी है बीइंग प्रिपेयर टू सर्व एनीवेयर ऑन द साउदर्न रेलवे सिस्टम। तो इस चीज़ों को पहले भी बताया गया है कि साउदर्न रेलवे के अंतर्गत जो 6 डिवीज़न है, आप वहाँ कहीं पर भी सर्व रहने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर आप मना करते हैं तो आपका जो सर्विस है उसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 16 बोला गया है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी भारत के सपोज जम्मू एंड कश्मीर से भी हैं और आप जा कर के साउदर्न इंडिया में आप जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो आपको कोई भी टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। प्रीवियसली ये चीज़ें की जाती थी, अब कॉस्ट कटिंग के कारण गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है। नेक्स्ट हम आते हैं और वो है हमारा पॉइंट नंबर 17। यहाँ पे जो हाईलाइट चीज़ें दी गई हैं, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि आप अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो जो आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है उसको प्रॉपर स्क्रूटनी की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसमें अगर किसी भी प्रकार की डिसिप्लिनरी चीज़ें पाई जाती हैं या माल फंक्शनिंग की जाती है या मैनिपुलेट चीज़ों को किया जाता है तो उनकी जो सर्विस है उसको ना केवल टर्मिनेट किया जाएगा बल्कि उनके ऊपर जो है आप देख पाएंगे कि वहाँ पे इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग जो है फाल्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की वजह से उनके ऊपर लीगल एक्शन जो है केस भी दायर किया जा सकता है, जो दीवानी मामलों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम आते हैं सैलरी अकाउंट, पैन नंबर, आधार, फोटोग्राफ और टर्म्स एंड कंडीशन। तो पॉइंट नंबर 18 बोलता है दे शुड बी ओपन एन एसबी अकाउंट दैट इज सैलरी अकाउंट इन एनी ऑफ द नेशनलाइज बैंक इन ऑर्डर टू क्रेडिट देयर सैलरी, जिसको मैंने पहले भी बताया है। द एसबी अकाउंट नंबर शुड बी फर्निश टू द बिल ड्राइंग ऑफिस फॉर द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपनी डिटेल्स को देनी पड़ेगी और ना केवल अपना सैलरी अकाउंट आपको बताना पड़ेगा, उसके अलावा आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ ही 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ है वो भी आपको वहाँ पर लेकर के जाने होंगे। 19 बता रहा है द अदर टर्म्स एंड कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट डेटेड 17/11/2022, जो कि इसमें 32 पॉइंट्स हैं जिसको कवर करके भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। वो भी बता रहा है स्टैंड्स गुड्स, यानी कि वो भी उतने ही अहम है जितने कि ये 19 के 19 थे, आपको बताया गया। और ये आप देख पा रहे होंगे सीनियर डीपीओ एमएएस बीए अरविंद जी के साइन एंड सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको मेंशन है। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में 19 के 19 पॉइंट को विस्तार से बताया गया है अलग अलग डायमेंशन के साथ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ही उत्साहपूर्वक जाएं। एक नया आप लोगों के लिए जीवन का सवेरा है, काफ़ी मेहनत की है आपने और 3 साल का लंबा जो है वो आ, अब समय अंतराल को भी देखा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो 134 कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल्स हैं, सारी चीज़ें आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें हमारी मेहनत के लिए, इसे शेयर करें ताकि आप अन्य दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।